Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. So, this chapter now we are going to start current electricity from class 9 syllabus, a very important chapter. And this chapter is important because it is also continued in class 10th. 9th में पढ़ रहे हो 10th में भी है current electricity. तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से ध्यान से समझना। एंड मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तुम लोग नोट्स को लिखना अपने पास। न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से कवर अप करेंगे इस चैप्टर का। ओके, इट विल बी अ ब्यूटीफुल वे इन विच वी विल कवर अप दिस एंटायर चैप्टर। पूरा कंसेप्चुअल कंसेप्ट को मैं जाके टच करूंगा। So be with me, and if you don't want to miss any of the lectures, then you have to press the bell icon after clicking on the subscribe button. Please do that. Also to support me, please like the video. So let us start with this chapter. तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है चैप्टर में हमें पढ़ना क्या, हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो जो करंट हम लोग घर में यूज करते हैं फैन चलाने के लिए, लिसन केयरफुली, फैन चलाने के लिए या फिर एसी चलाने के लिए, वो करंट का नेचर होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, हमारे घरों में जो करंट आता है ना, फैन चलता है, ट्यूबलाइट जल रहा है या फिर बल्ब्स जल रहे हैं, सो कौन सा करंट यूज करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। बट दिस करंट इज नॉट द वन विच वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। हम यहाँ एसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक दूसरे तरह का करंट होता है डायरेक्ट करंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको डीसी बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस होता है, दोनों करंट ही है लेकिन दोनों के नेचर में डिफरेंस होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस फ्लक्चुएट करता है, वैरी करता है। तो इसका बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो है कि ऑल्टरनेटिंग का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वैरीज विथ टाइम, समय के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड वैरी करता है। ये अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लास 10th में ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। क्लास 10th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें एसी के बारे में तुम पढ़ोगे। एंड अगेन इन हायर क्लासेस, in 11th 12th in class 2 you would be going into the depth of AC. Okay, so right now we will not discuss about AC, neither we will discuss about this thing that how it varies with time. Okay, but DC तुम्हारे अभी सिलेबस में है, 9th में है, this is in syllabus। एंड इस चैप्टर में हम डीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट वैरी, इज कांस्टेंट, इज फिक्स्ड विथ टाइम। इस करंट को पढ़ेंगे, मतलब समय के साथ साथ हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी फिक्स्ड है। अगर 0 सेकेंड में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सोर्स से, सोर्स मतलब सेल या बैटरी से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो एक आफ्टर 1 सेकेंड ऑल्सो 2 एम्पियर करंट भी फ्लो करेगा। आफ्टर 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऑल्सो मैं चेक करूंगा तो 2 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स समय बढ़ रहा है लेकिन अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट रिमेन्स द सेम। सो दैट इज व्हाट डायरेक्ट करंट इज। So we will be studying about direct current in this chapter. So let us start now. सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट। कहां से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है? सोर्सेस या सोर्स लिखो, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट हमें मिलता है सेल से। जो घड़ी में हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट है। जो वॉल में हम यूज, जो रिमोट कंट्रोल, रिमोट टीवी के रिमोट में जो हम सेल यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्ट करंट भी हम घर में यूज करते हैं लेकिन फैन चलाने के लिए नहीं, एसी चलाने के लिए नहीं। डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं हम वॉल क्लॉक में जो छोटा सा सेल लगा हुआ है उस घड़ी को चलाने के लिए। डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं रिमोट में, टीवी के रिमोट में। ओके, छोटे छोटे टॉयज होते हैं बच्चों के, उसमें भी बैट जो सेल लगाया रहता है, लगा हुआ रहता है, वो डायरेक्ट करंट से चलता है। तो वो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या हो गया? सेल। सेल, जो सेल हमारे रिमोट में है, घड़ी में है, कैसा दिखता है? It looks almost like this. Quickly draw the figure because they can ask a diagram based question in the exam as well. Okay, so here they have a, you know, cap. This part which is, you know, this button which comes out like this is the positive terminal of the cell, or niche wala is the negative terminal. This is contained, this outer covering is made up of zinc. हालांकि जिंक के ऊपर भी एक
स्टील का एक कोटिंग रहता है, सपोज यू हैव रिमूव्ड दैट स्टील लेयर, उसके बाद जो अंदर में जो कंटेनर है दैट इज जिंक, जिंक का एक केस रहता है, तो ये जिंक का है। ऑलराइट, ये ब्रास कैप है, ब्रास का बना हुआ रहता है, ब्रास कैप which contains this small button, बटन नहीं है बेसिकली, एक ऐसे छोटा सा अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर है, ओके, जिससे पता चलता है कि दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। एंड अगर मुझे किसी सेल से अगर करंट ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, विल कनेक्ट अ वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ बैटरी लगा दो या बल्ब लगा दो, सॉरी नॉट बैटरी, यहाँ बल्ब लगा दो, द बल्ब विल ग्लो, सिंपल है। तुम स्विच कनेक्ट कर सकते हो कहीं बीच में। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ करंट फ्रॉम दिस सेल, वेरी सिंपल। इसके अंदर एक केमिकल होता है, कभी खोल के देखियो, ड्राई सेल, दिस इज नोन एज ड्राई सेल, दिस इज नोन एज ड्राई सेल, ओके, जो हम रिमोट में यूज करते हैं या फिर हमारे घर में जो घड़ी है उसमें यूज करते हैं, दिस इज नोन एज ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर कभी अंदर में खोल के देखोगे, देयर इज अ पेस्ट लाइक थिंग इनसाइड इट, और एक कार्बन रॉड होता है अंदर में, ब्लैक कलर का कार्बन रॉड होता है, ओके, बेसिकली ग्राफाइट का बना हुआ होता है, और उसके चारों तरफ एक पेस्ट होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, दैट जेल लाइक सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। और ये जो है रॉड, इसको बोलते हैं कार्बन रॉड या फिर ग्राफाइट रॉड। इनका अलग अलग फंक्शनैलिटीज है, वी डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स, बट तुम्हें जानना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दिस इज जस्ट अ केमिकल, एंड यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन करंट इज प्रोड्यूस्ड। यानी हम इस सेल में क्या कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम, कि सेल में कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नेम द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन अ ड्राई सेल। So in a dry cell, you have to know the chemical change that takes place is chemical change, chemical energy changes to electrical energy. यहाँ अंदर में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंड केमिकल रिएक्शन के वजह से करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। सो ये केमिकल रिएक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, वी नो इन केमिस्ट्री वी हैव स्टडीड केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसको हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और वैसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो केमिकल रिएक्शंस होगा वो कुछ दोनों तरीके से हो सकते हैं। कोई अगर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हुआ तो फिर वो एक स्पेशल टाइप का सेल हो गया, अगर इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है तो फिर वो एक दूसरे कैटेगरी में जाएगा। तो सेल्स के भी दो कैटेगरीज हो सकते हैं, एक टाइप का सेल होगा जहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल होगा, दूसरे टाइप का सेल होगा जिसमें जो केमिकल रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा। सो हियर कम्स टू काइंड्स ऑफ सेल्स, टू काइंड्स ऑफ सेल्स। तो बिफोर प्रोसीडिंग, ये चीज तो तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा कि सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज सेल, ये फिगर भी ड्रॉ कर लिया होगा, और ये चीज लिख लिया होगा कि इन अ सेल, ये लिख लो, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीजें लिख लिया, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, डोंट नीड टू राइट दिस, क्योंकि हम अलग से इसको लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेल्स में। अब लिखो काइंड्स ऑफ सेल्स, काइंड्स ऑफ सेल्स। तो तुम्हारे पास दो टाइप्स के, जैसे मैंने बताया, यू कैन कैटेगराइज द सेल्स इनटू टू टाइप्स, one is primary cell and another is secondary cell. Primary cells and another is secondary cell. यानी किसी एक में रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से करंट बनता है, किसी एक में इरिवर्सिबल। अब किस में रिवर्सिबल किस में इरिवर्सिबल मैं बताता हूं, सुनो, बड़ा इजी है। प्राइमरी सेल में इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ये डिफरेंसेस एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछता है। केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल प्राइमरी सेल में,
इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी एक बार जो रिएक्शन हो गया वो रिएक्शन हो गया, और फिर हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब हम सेल को फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। तो ये जो सेल होगा ये हम रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि रिवर्स इरिवर्सिबल है। एक बार रिएक्शन हो गया तो फिर से हम उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। यानी फिर से हम करंट, जो रिएक्शन हो गया फिर उस करंट को हम नहीं बना पाएंगे, तो वो करंट इज यूज्ड अप। तो उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। मतलब यूज एंड थ्रो बैटरी है, एक बार यूज कर लिया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फेंक दो बैटरी को। इट कैन नॉट बी रिचार्ज। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करें, ये जो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन होगा, द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होगा यानी हम वापस इसको चार्ज कर पाएंगे और फिर यूज कर पाएंगे। इट कैन बी रिचार्ज्ड। जैसे हमारे मोबाइल का जो सेल है, मोबाइल में भी हम सेल यूज करते हैं, उसमें भी डीसी करंट का यूज होता है, डायरेक्ट करंट। मोबाइल के अंदर बैटरी है ना, तो वो जो सेल है बेसिकली बैटरी नहीं है, वो सेल है एक्चुअली। तो मोबाइल के अंदर जो है दैट इज बेसिकली अ सेकेंडरी सेल, इट कैन बी रिचार्ज्ड। नंबर 3 क्या है? इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी सेल का, वो काफी हाई होता है ना। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? आई विल एक्सप्लेन। लिखो, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज हाई, यानी करंट को ये रोकने का क्षमता इसमें हाई होता है। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है रेजिस्टेंस। तुम लोग खुद देख लो पेजेस को टर्न करके, देयर इज अ सेपरेट टॉपिक, रेजिस्टेंस। बेसिकली रेजिस्टेंस होता है द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, द ऑब्स्ट्रक्शन offered to the flow of current, offered to the flow of current, करंट फ्लो करने में जो रुकावट मिल रहा है, उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, हर कंडक्टर का, चाहे वो सेल ही क्यों ना हो। सेल इज अ कंडक्टर ऑल्सो ना, क्योंकि सेल के, ये मान लो कि सेल है, ये हमने तार कनेक्ट कर दिया, वायर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो तार है ये तो कंडक्टर है ही। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, जो पेस्ट है, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर। और हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, यानी वो कुछ ना कुछ करंट को रोकता ही है। तो जैसे हम अगर यहाँ पे कॉपर तार यूज करेंगे, तो कॉपर को हम बोलते हैं इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो करंट को बहुत कम रोकता है, इसीलिए कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। लेकिन वहीं पे अगर मैं आयरन यूज कर दिया, तो आयरन भी करंट को अलाउ तो करता है पास करने के लिए, लोहा का तार, बट इट विल नॉट बी अ वेरी गुड कंडक्टर एज कॉपर, क्योंकि आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होना मतलब वो करंट को ज्यादा रोकता है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। जो करंट को कम रोकेगा वो अच्छा कंडक्टर है। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर है, जीरो रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रोकता है, रोकता है बट बहुत कम रोकता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज वेरी लेस एंड देयरफॉर इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस सारे कंडक्टर्स में होता है, जितने भी कंडक्टर्स हो, चाहे वो सॉलिड में हो, सॉलिड कंडक्टर्स हो जैसे ये तार हो, या लिक्विड कंडक्टर्स ही क्यों ना हो, लिक्विड कंडक्टर्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कोई भी एसिड हो जिसमें करंट फ्लो करता है, या फिर हमारा पानी ले लिया, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर, वो भी अच्छा कंडक्टर है। तो लिक्विड कंडक्टर्स हो चाहे सॉलिड कंडक्टर्स हो, सबका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो पेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी कंडक्टर है। तो सारे कंडक्टर्स ही रेजिस्टेंस का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा करंट को रोकता है। हालांकि सेकेंडरी सेल का जो रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, वो इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेकेंडरी सेल इज कंपैरेटिवली लो। तो इस पॉइंट को हम यहां लिखेंगे, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज लो।
और इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं है? इंटरनल रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने बताया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेजिस्टेंस, वही है इंटरनल रेजिस्टेंस। Resistance offered by the electrolyte of the cell. If you think that you may forget, you can take a note of it कि internal resistance क्या है? Resistance of the electrolyte of the cell. बड़ा सिंपल सा चीज है। नंबर 4 क्या है? अभी बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है, मतलब कि करंट को ज्यादा रोकता है। करंट को ज्यादा रोकेगा तो ये जो करंट प्रोवाइड करेगा ये कम करंट प्रोवाइड करेगा, वीक करंट प्रोवाइड करेगा, वीक करंट प्रोवाइड करेगा। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करंट, हाई करंट ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत करंट को रोकता है। इट इज केपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, वीक करंट ओनली। ओके, तो इस करंट को अगर इंसान छू भी देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही वीक करंट प्रोवाइड करता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत करंट को रोकता है, इसलिए बहुत वीक करंट प्रोड्यूस करता है ये। बट सेकेंडरी सेल का उल्टा, इट कैन प्रोवाइड हाई करंट एज वेल। हाँ, लो करंट भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस internal resistance and also one thing, the chemical reaction that takes place. तो सेकेंडरी सेल से हम अपनी इच्छा से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल इज मोर वर्सेटाइल, देयरफॉर हम चाहते हैं तो इसमें लो करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हाई करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें हम हाई करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करके हम लो करंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें। सो इट कैन प्रोवाइड लो as well as high current. अच्छा, अब इसमें जो केमिकल चेंज होता है प्राइमरी सेल में और सेकेंडरी सेल में, ये तो मैंने बोल दिया कि इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये कब? जब हम सेल को यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली व्हेन द सेल इज इन यूज, प्लीज इसको ऐड कर लो। व्हेन द सेल इज इन यूज मतलब व्हेन द सेल इज इन यूज मतलब जब मैं सेल को डिस्चार्ज कर रहा हूं, दैट इज व्हेन द सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, है ना, डिस्चार्ज कर रहा हूं। जैसे मैंने रिमोट में अपना सेल को लगा दिया, रिमोट टीवी का रिमोट में मैं सेल को यूज कर रहा हूं, यानी धीरे धीरे वो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और उस दौरान क्या हो रहा है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। सिंपली यू कैन इमेजिन, सिमिलरली यू कैन इमेजिन फॉर द सेल ऑफ द क्लॉक ऑल्सो। तुम्हारे घर में जो घड़ी है दीवार पर, उस घड़ी के बारे में भी सोच सकते हो। वो घड़ी भी क्या कर रही है, तुमने सेल लगा दिया घड़ी के पीछे एंड द सेल इज इन यूज राइट नाउ, यानी धीरे धीरे सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और एक समय बाद 2 3 4 महीने बाद फिर ये घड़ी काम करना बंद कर देगा, मतलब सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। तो जब तक तुम सेल को यूज कर रहे थे, यानी सेल को डिस्चार्ज कर रहे थे, तब तक द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल वाज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही मैंने लिखा है कि इन अ सेल द केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन शर्त यह है कि जब आप उस सेल को यूज कर रहे हो, यानी सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो, इसको ऐड करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हेन द सेल इज इन यूज, दैट मींस व्हेन द सेल इज बीइंग डिस्चार्ज्ड। लेकिन जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, वो सिर्फ हम ऑब्वियसली सेकेंडरी सेल में कर सकते हैं, प्राइमरी सेल को तो हम चार्ज कर ही नहीं सकते, यहाँ लिख ही दिया है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। तो जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेकेंडरी सेल को जब हम चार्ज कर रहे हैं, तो उल्टा होता है। इन दैट केस हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब सेल को चार्ज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप बहुत ही इजी है समझना, कैसे चार्ज करते हो तुम उसे इलेक्ट्रिकल प्लग में इंसर्ट कर देते हो और उसे चार्ज होने के लिए रख देते हो। मोबाइल को कैसे चार्ज करते हो? यू इंसर्ट इट इन द connected to the electric current and gradually electric current उसको चार्ज करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी जब हम चार्ज करें। तो ये चीज यहां पर गौर करने वाली है कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा कि सेल में केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ तब जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं।
लेकिन जब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं तब, अब वो कौन सा सेल, ऑब्वियसली सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल को तो हम चार्ज करने का क्वेश्चन ही नहीं होता है। जब हम सेकेंडरी सेल को चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। उस मैंने क्लियर कर दिया ये पॉइंट। तो लिखो यहाँ पर, इसमें प्राइमरी सेल में तो सिर्फ एक ही टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें सिर्फ हम यूज ही कर सकते हैं इस सेल को, डिस्चार्ज ही कर सकते हैं इस सेल को, चार्ज नहीं कर सकते। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी when the cell is in use, that is, it is being discharged, it is getting discharged. इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं जब हम करंट को वहां से ड्रॉ कर रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं सेल से, यानी सेल को यूज कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल है। इसका उल्टा होगा सेकेंडरी सेल में, हालांकि चार्ज करने के समय यही हो रहा है, जब सेकेंडरी सेल को, हालांकि डिस्चार्ज करने के समय यही हो रहा है, सेकेंडरी सेल को जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तब तो यही है, केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन जब चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उल्टा होगा। इसमें भी क्या, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड, पहले तो इसी ये पॉइंट हम सेम लिख रहे हैं, टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी when the cell is getting discharged। ये दोनों पॉइंट मैंने सेम लिख दिया। however, अब न्यू पॉइंट क्या कर रहा हूं, however when the cell is being charged, means during the process of charging the secondary cell, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी changes to chemical energy। सोचो कितना मजेदार। यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देयर इज अ सिक्स्थ पॉइंट आल्सो व्हिच इज वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज रिटन इन द बुक, बट इफ यू राइट इन योर एग्जाम यू मे नॉट गेट मार्क्स। एंड इस पॉइंट को हम यहां भी नहीं लिखेंगे क्योंकि तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बस बोल देता हूं, बुक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्राइमरी सेल इज लाइट एंड चीप, हल्का होता है एंड सस्ता होता है, हल्का होता है एंड सस्ता होता है। सस्ता इसीलिए है ना क्योंकि वर्सेटाइल कम है, वीक करंट ही देगा बस, हाई रेजिस्टेंस है इसका, सस्ता है, सस्ता माल, सस्ता माल उतना अच्छा भी नहीं होता, तो लाइट एंड चीप। और जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं वो हैवी होते हैं, थोड़े भारी होते हैं एंड कॉस्टली भी होते हैं। दिस पॉइंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर मान लो एग्जाम में आया राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स और तुमने ये पॉइंट लिख दिया, यू कैनॉट गेट मार्क्स। ये मत बोलना सर बुक में तो लिखा हुआ है, नहीं, बुक में लिखा हुआ है लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट है एंड सबसे इनसिग्निफिकेंट पॉइंट है, सो यू विल नॉट राइट दिस पॉइंट। ओके, इनके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे जाते हैं। प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल हो गया ड्राई सेल, कुछ इनके सेल्स का नाम याद कर लो, ड्राई सेल, एकदम एकदम सारे एग्जांपल्स जो बुक में लिखा हुआ है, लेक्लांच सेल, डैनियल सेल, ये अलग अलग टाइप्स के प्राइमरी सेल्स हैं। सिंपल वोल्टाइक सेल, you just have to know the names of these cells। इनके एग्जांपल्स सेकेंडरी सेल के, लेड accumulator, nickel iron accumulator, lithium हाइड्रोजन बैटरी। ओके, बेसिकली ये जो हम इधर यूज करते हैं घड़ी में, मोबाइल में, मोबाइल का जो बैटरी होता है, या सेल भी बोल सकते हो, सेल बैटरी, यहाँ पे आइदर टर्म इज फाइन, वो लिथियम आयन बैटरी होता है या फिर जिसे हम लिथियम हाइड्रोजन बैटरी बोलते हैं। ये एग्जांपल्स को तुम याद कर लेना एकदम बिंदास, बहुत ही सिंपल सा
टॉपिक है। इसके बाद से मैथमेटिकल टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक्चुअली अभी तक चैप्टर का तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, ये सब सिर्फ ट्रेलर है, अभी तक तो सिर्फ हम मजाक कर रहे थे। अब सीरियस टॉपिक स्टार्ट होंगे। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे, इसमें इसके यूनिट्स होंगे, इसको मेजर करने का तरीका, न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग विल कम नाउ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम सिर्फ करंट भी बोलेंगे। आगे हम इलेक्ट्रिक करंट ना बोल के सिर्फ करंट वर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम करंट करंट बोलते हैं ना, घर में करंट, घरों में भी यूज होता है, कॉमन लैंग्वेज में भी यूज होता है एकदम, कि हाँ अभी करंट, घर में करंट है या करंट चली जाती है तो अभी करंट कट गई, लाइन कट गई। तो व्हाट इज दैट करंट, ओके, एंड हाउ वी मेजर इट। करंट का जो सिंबल है वो है आई, कैपिटल आई, याद रखना। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, वी कैन मेजर करंट। सो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं, और ये आई क्या है, सिंबल फॉर करंट। अब करंट को कैसे मेजर करेंगे, ऑलराइट। करंट को मेजर करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला Q अपॉन टी। मतलब क्या, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले मुझे चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। कौन सा वर्ड, चार्ज के बारे में, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही चार्ज वर्ड है। करंट का जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो इसीलिए करंट को पढ़ने से पहले हम चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज, चार्ज एक प्रॉपर्टी होता है जिसका सिंबल हम क्यू से करते हैं, या फिर कैपिटल क्यू या छोटा क्यू, दोनों चलता है। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली कहाँ रहते हैं, एटम में। इलेक्ट्रॉन्स के पास भी ये प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन्स के पास भी ये प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन के पास जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों ऑपोजिट नेचर का है, एकदम ऑपोजिट नेचर का है। इसीलिए किसी एक को कहा गया पॉजिटिव चार्ज, किसी एक को कहा गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी है उसे कहा गया नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज को कहा गया नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को। और प्रोटॉन के पास सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जस्ट मैग्नीट्यूड, इसका जस्ट साइन अलग है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। साइन बेसिकली अलग होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे ऑपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे ऑपोजिट नेचर के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जिस टाइप का चार्ज है, जिस टाइप का प्रॉपर्टी है, वो प्रोटॉन से अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कूलम्ब, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, COULOMB, कूलम्ब। और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। लेकिन चूंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, एकदम ऑपोजिट नेचर के हैं, किसी एक को मुझे दूसरे एक कैटेगरी में डालना था, दूसरे वाले को दूसरे कैटेगरी में। मैं चाहता तो किसी को नॉर्थ नेचर, दूसरे वाले को साउथ नेचर बोल सकता था, या किसी को अल्फा, किसी को बीटा बोला जा सकता था। तो कन्वेंशन से नाम दिया गया, किसी एक को पॉजिटिव चार्ज, किसी एक को नेगेटिव चार्ज बोला गया। बस यही है, नाम दिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव। इसी का कोई दूसरा नाम भी हो सकता था, नॉर्थ साउथ भी रख सकते थे, अल्फा बीटा भी रख सकते थे, ए चार्ज बी चार्ज, बी नेचर, ए नेचर बी नेचर भी बोल सकते थे, कुछ भी बोला जा सकता था। डिफरेंशिएट बस करना था। तो डिफरेंशिएट किया गया, क्या नियम से, क्या कन्वेंशन से हमें क्या बताया गया कि चलो भाई नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे। किसको नेगेटिव बोलते हैं, चलो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव इन नेचर बोलते हैं। तो इसको कन्वेंशनली नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड हालांकि कोई पूछे तो सिर्फ बोलना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस जो है ये मैग्नीट्यूड नहीं है। प्रोटॉन का
प्लस लिख देते हैं, पॉजिटिव इन नेचर। तो दोनों का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से हमें हमने डिस्टिंग्विश किया, ओके ये पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। हम इसका मतलब है कि दोनों के प्रॉपर्टीज ऑपोजिट नेचर के हैं, इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज किया कि एक इस नेचर का होगा, एक दूसरे नेचर का है। ऑलराइट, सो प्लस एंड नेगेटिव है। तुम अब ये चार्ज तो हम समझ गए, चार्ज बेसिकली मींस दिस प्रॉपर्टी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हाउ मच ऑफ चार्ज विल फ्लो अक्रॉस अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मेरे पास एक कंडक्टर है, ये वायर है, मान लो मैंने काफी इसको मोटा ड्रॉ करके जूम करके दिखाया, वायर है। एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने इमेजिन कर लिया इस वायर के किसी भी एक रीजन पर, एक इमेजिन किया कि एक स्लाइस, एक पतला सा स्लाइस मैंने लिया। अब एक साइड से दूसरे साइड हाउ मेनी चार्जेस और what amount of charge will flow across the cross section of the conductor, एक साइड से दूसरे साइड इस स्लाइस का, इस जो पतला सा स्लाइस मैंने इसका कंसिडर किया है, इस पतले से स्लाइस में से एक साइड से दूसरे साइड कितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, तो दैट गिव्स द अमाउंट ऑफ करंट। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम तो मोर करंट इज फ्लोइंग, अगर कम चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो लेस करंट इज फ्लोइंग। ट्राई टू इमेजिन, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो बेसिकली कैसे, मैंने पतला स्लाइस काट लिया, बहुत ही पतला सा स्लाइस इमेजिन कर लिया, एकदम जैसे हम काटते हैं ना, सलाद काटते हैं, ओके क्यूकम्बर का, देख पतला सा स्लाइस काटा, इस इतना पतला कि इसका जो थिकनेस है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, इतना पतला। अब हम इमेजिन करेंगे कि यहां से आर पार कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 10 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन एवरी 2 सेकेंड्स, 10 कूलम्स पर 2 सेकेंड इज फ्लोइंग, तो दिस इज व्हाट करंट इज। तो करंट कितना बोलेंगे, काट लो, 2 5 से 10, 5 कूलम पर सेकेंड इज द करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। तो करंट मतलब ही बहुत सिंपल है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। यानी इसे मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, आई क्या है, चार्ज, चार्ज का सिंबल है क्यू, मैंने अभी भी लिखा था, और नीचे तुमने टाइम लिखा, नीचे टी, तो आई इज क्यू अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे ही हम फिजिक्स में बोलते हैं रेट। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, जब डिनोमिनेटर में टाइम आता है तब हम रेट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब हम करंट का डेफिनेशन लिखेंगे, चार्ज समझ लिया, जैसे ही चार्ज समझ लिया करंट का डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो करंट का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके पहले छोटा सा बात करके मैं ये करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है एडमिशन ओपन करके, admission open for upcoming session 2023-24, मतलब कि तुम लोगों के लिए है ये एडमिशन ओपन अगले साल के लिए। अगले साल मींस द अपकमिंग सेशन यू वुड बी मूविंग टू क्लास 10th में चले जाओगे। मेरे साथ अगर फुल 1 ईयर कोर्स करना है, पेड कोर्स है, लाइव क्लासेस का पूरा रेगुलर कोर्स है विद डेडिकेटेड रूटीन, 1 ईयर कोर्स है covering full syllabus of physics, chemistry, and computer applications. You can opt any one, two, or all the 3 subjects with me. The whole year and मेरे साथ एकदम personalized experience के साथ पूरा साल पढ़ना चाहते हो मेरे गाइडेंस में, पूरे नोट्स, लाइव क्लासेस से भरा होगा, एंड रेगुलर रूटीन हमारा है, PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये कोर्स हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने 2-3 साल से ये कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस पेड कोर्स तो नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करो, उस वीडियो को देखो, सारा जानकारी मिल जाएगा, एवरी डिटेल। और उसको अभी से इसमें एनरोलमेंट कर लेना, बिकॉज सीट्स आर फिलिंग फास्ट एंड यू हैव हार्डली फ्यू मंथ्स लेफ्ट इन योर हैंड, एंड तुम लोग 10th में पहुंच जाओगे। 10th मतलब बहुत सिंसियरली लेना है, सो यू हैव टू टेक द डिसीजन राइट नाउ इटसेल्फ, एनरोलमेंट अभी कर लेना। तो लिंक में वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, ठीक है। अब मैं करंट का डेफिनेशन लिखाता हूं। करंट का डेफिनेशन तो हमने अभी भी डिस्कस किया, लिखो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस
रेट में यानी कि स्पीड में चार्ज फ्लो कर रहा है। कहां? अक्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द direction of flow of current. Current is the rate of flow of charge across a cross section which is normal to the direction of flow of current. तो देखो हमने ये कंडक्टर लिया, करंट इसमें फ्लो करेगा, मान लो ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो हमें जो क्रॉस सेक्शन लेना है वो क्रॉस सेक्शन हम ऐसा स्लाइस काटेंगे ताकि ये स्लाइस और ये डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर हो। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। हम इस स्लाइस को ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसा एक पतला सा स्लाइस हम इमेजिन नहीं करेंगे। दिस कैन ऑल्सो बी थिन स्लाइस, बट दिस इज नॉट पर 90 डिग्री। ये जो एंगल है ना, this is not 90 degree. So this cross section is not to be considered. We have to consider that cross section which is 90 degrees with the direction of flow of current. तो इस cross section से कितने charges flow कर रहे हैं per unit time, that is what current is. ठीक है, बड़ा बड़ा सा सिंपल सा definition है। मैथमेटिकली हम लिखेंगे current is equal to charge flowing per unit time. I is equal to Q upon T. इसका जो यूनिट है, यूनिट भी बड़ा इजीली हम पता कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ करंट इज, देखो यहां पर ऊपर में है Q मतलब कूलम्ब, नीचे है टाइम यानी सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड इज दिस थिंग करंट। तो कूलम्ब पर सेकेंड को ही स्पेशल नाम दिया गया एम्पियर। कूलम्ब अपॉन सेकेंड को क्या कहा गया? एक अलग सा नाम दिया गया इन रेस्पेक्ट ऑफ द साइंटिस्ट एम्पियर। द नेम ऑफ द यूनिट इज एम्पियर। ए स्मॉल होगा जब वर्ड में लिखेंगे, सिंबल कैपिटल होगा ए का। सो SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इज दिस एम्पियर इज नथिंग बट कूलम्ब पर सेकेंड। मैंने अभी बताया कि इस कूलम्ब अपॉन सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी से हमें मिल गया 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन। इसी इक्वेशन से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम इसी फॉर्म ये अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है करंट, इससे तुमने पता कर लिया I is Q अपॉन T, और फिर उससे पता चल गया कि I का तो एम्पियर होता है, Q का कूलम, T का टाइम या T का सेकेंड, यानी एम्पियर इज कूलम अपॉन सेकेंड। इसी से डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर क्या है, लिखेंगे 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट। करंट है कब? जब when 1 coulomb charge flows across the cross section of the conductor, cross section of the conductor in 1 second। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तब हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो किया है। बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन होता है, फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। आश्चर्य वाली बात है ना। इसी बात से हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे कि क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है। काफी बच्चे ये क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। ये लिख लो, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये वेक्टर नहीं होता है, हालांकि करंट का डायरेक्शन होता है। क्योंकि हम तो कई बार बोलते हैं करंट जब फ्लो करता है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जब हम सर्किट बनाते हैं ना, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट भी करते हैं। जैसे ये करंट एरोज जो है, ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन होता है। अगर कोई तुमसे पूछे करंट का डायरेक्शन होता है, बोलोगे हाँ होता है, इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी भी है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है। तुम बोलोगे नहीं, उसका डायरेक्शन होता है बट फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। I will give this answer as I have told in the next video. So till then, God bless you everyone. If you have liked my video, please press the like button. If you have disliked it, please press the dislike button. And
Please subscribe to my channel if you don't want to miss the upcoming lectures of this chapter. Thank you, all of you. God bless you.